रंगीलो मिलामा हरियाली बुक्याला दरसन दिजा हो यो भूमि भूम्याला रंगीलो मिलामा हरियाली बुक्याला दरसन दिजा हो यो भूमि भूम्याला यो भूमि भूम्याला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय की गोद में बसी हुई एक ऐसी घाटी जिसे कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता था। एक ऐसी घाटी जहां आज भी पत्थरों से बने पुराने घर, वीरान रास्ते और पहाड़ों में गूंजती खामोशी बीते समय की कहानियां सुनाती हैं। ये है जोहार वैली। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ये है मारतोली गांव। जोहार वैली का एक ऐसे गांव जो किसी समय में बहुत समृद्ध हुआ करता था। यहाँ रहने वाले शौका और जौहरी समुदाय के लोग तिब्बत तक व्यापार करने जाया करते थे। नमक, ऊन, पश्मीना आदि चीज़ों का व्यापार इन्हीं रास्तों से हुआ करता था। लेकिन सन 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद भारत तिब्बत व्यापार बंद हो गया और धीरे धीरे ये गांव खाली होते चले गए। इस गांव की सबसे खास बात यहाँ की खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ की खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें आपको पहाड़ों की कठोर जिंदगी, पलायन और बदलते समय का एहसास होता है। मेरा नाम किशन सिंह मरतोलिया है। मैं आजकल माइग्रेशन में जोहार मरतोली में आया हूँ और नीचे मैं मुंशारी सुरिंग में रहता हूँ और हर साल जन्म से आज तक मतलब जब से होश आया तब से यहीं आता हूँ। और यहाँ अब पहले तो काफ़ी अच्छा था, भरा हुआ था। अब जो है बच्चे लोग सब बाहरी को रहते हैं, पलायन हो गए हैं यहाँ से। अब कोई बूढ़े बड्ढे लोग आते हैं यहाँ, एक एक आदमी आते हैं और अपना थोड़ा राशन पानी लेके आते हैं, खाते हैं, फिर अष्टमी के बाद जो है घर को चले जाते हैं और जरा जड़ी बूटी वल्ला पल्ला खोद खाद के मतलब चले जाते हैं। और फिर यहाँ मतलब कमाई का कोई साधन है नहीं यहाँ पर। हाँ, खेती पाती भी करें तो मतलब खेती पाती सूखा पड़ा है, सिंचाई का साधन नहीं है और खेत भी ऐसे बंजर पड़े हैं सब। ज़रा साग सब्जी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जम्बू हम्बू लगा लेते हैं। ज़रा कीड़ा वो मतलब बड़े जवान लोग जो है, बच्चे लोग जो है कीड़ा जड़ी को जाते हैं, उसके बाद जो है वो आकर के फिर चले जाते हैं।
सभी जब ये हम जिसमें ये 1962 में 62 के बाद ही ये खंडहरी जो वो हो गया, प्लान हो गया ना तिब्बत व्यापार से। नहीं तो उस समय इतना चहल पहल, 365 परिवार रहते थे इस गांव में, 365, सब मर्तोलिया, केवल मर्तोलिया। जैसे मिलम में है, मिलम में 5 जातियां रहती हैं, जैसे धर्मसप्त हो गया, रावत हो गया, पंक्ति हो गया ना, और निखुरपा है, नितवाल है, जैसे टोला है, ये सामने गांव है टोला। टोला गांव में केवल टोलिया रहते हैं, पाछू में केवल पंचपाल लोग, गनघर में केवल गनघरिया, मापा में मपवाल, मर्तोली में केवल मर्तोलिया लोग हैं। बुरफू जो है वहाँ पर 2 कास्ट रहते हैं, एक तो बुरफाल लोग हो गए और एक जंगपांगी लोग हो गए। तो नमक जो है पहले ये पहाड़ों में सब टोटल यहीं से तिब्बत से ही नमक खाते थे लोग। समुद्र का नमक नहीं चलता था उस समय, तिब्बत का नमक था। तो भोटिया लोग जो यहाँ के लोग हैं वो जो है नमक ले करके नीचे जा करके उसको दे करके अनाज ले आते थे। तो वो अनाज कुछ अपना खाया, कुछ जो है तिब्बत को ले जाते थे। कपड़ा वल्ला पल्ला भेली और मतलब सब कुछ जो है तिब्बत के साथ व्यापार था। तब जब टूट गया तो सब पलायन होना शुरू हो गया। उसके बाद मुनस्यारी से यहाँ आने में 6-7 दिन लगते थे, बताइए, पैदल 6-7 दिन। और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से भी बिजनेस के लिए गए, तो फिर दोबारा जा करके और सामान लाना है ना। इस प्रकार से ऐसी दिनचर्या था उस समय। खेती बाड़ी, ये पूरा खेती बाड़ी इसमें, ये जहाँ तक आप देख रहे हैं ये हरा, ये सब इसमें आबाद है। बहुत कठिन रास्ता था। 4 पड़ाव से बकरी वाले आते थे, 2 पड़ाव घोड़ों को लगता था। तो काफ़ी जो है खर्चा आता था। एक घोड़े का जो है 3000-4000 किराया पड़ता था। हाँ, अब एक घोड़े का 4000 किराया पड़ा तो 60-70 किलो उसमें राशन आता था। तो यहाँ बहुत महंगाई ठहरी, उसकी वजह से भी नहीं आए। अब रोड आ रहा है, अब इसके बाद में जाने कौन आए ना आए। कठिनाई कुछ नहीं है, सामान सब हम लाते हैं अपने साथ। 2-3 घोड़े में सामान लाया, राशन पासन सब लाया हूँ मैं, है। और सिर्फ ये पानी की कमी है यहाँ, और ये पानी की समस्या है। और बाकी यहाँ का पानी इतना शुद्ध कि हमें दवाई लेता नहीं। जैसे लोग कैप्सूल खाते हैं, विटामिन वगैरह 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 ना, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें अभी तक 78 एज हो गया मेरा। 1948 में पैदा हुआ हूँ, 10 जनवरी 1948 है। अकेले ही काम करते हैं? 10 जनवरी 48 जी हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। तो आपका मन लग जाता है? जी हाँ, मेरे को एकांत अच्छा लगता है। देखिए, मैं एकांत अच्छा लगता है मेरे को। किसी समय में ये गांव कितना आबाद रहा होगा, लेकिन आज ये सूने दरवाजे, ये वीरान खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी है यहाँ पे। मैं मरतोली गांव में इस होम स्टे में रुका हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे जो आंटी चलाती हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनके लड़के ऊपर पहाड़ों में गए हैं और लगभग 1 हफ्ते से वहीं पे हैं।
तो मैंने पूछा क्या ट्रैकिंग के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो कीड़ा जड़ी, एक जड़ी बूटी होती है, कीड़ा जड़ी लेने गए हैं। तो आई वॉज वेरी मच इंट्रिग, कीड़ा जड़ी क्या चीज़ है। तो जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कीड़ा जड़ी के बारे में और उसका क्या यूज़ होता है, और वो यहाँ पे एक तरह का व्यवसाय भी है। तो जब वो आते हैं तो उनसे पता करते हैं कीड़ा जड़ी के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। और बढ़िया सर। क्या चीज़ लाए हैं आप, बताइए। सर ये कीड़ा जड़ी आई है, इसको वैसे यारसा गम्बू भी कहते हैं। अभी हम गए थे एक हफ्ते पहले गए थे। ये चीज़ जो है 4 से 4,500 मीटर के आसपास में मिलता है ये। इसके वजह से हम इसके लोकल नाम कीड़ा जड़िया, इसको यारसा गम्बू कहते हैं सर। तो कीड़ा जड़ी क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसा क्या चीज़ है? सर ये एक कीड़े से ही ये उत्पन्न होता है। ये अच्छा। एक कीड़ा होता है फंगस, वो तो उसी से उत्पन्न होता है ये। जैसे बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ के नीचे से ये उगता है अपने आप ही। तो जो ये चीज़ है ये पूरी ज़मीन के अंदर होता है इसका। इसकी ये जड़ है ये, तो ये ज़मीन के अंदर होता है। जो इतना ही भाग है ये ऊपर रहता है इसका। तो इसको हम अभी साफ़ कर रहे हैं मिट्टी से। जैसे इसको हमने अभी साफ़ करके रखा है, ये पीस पूरा साफ़ करके रखा हमने अभी इसको। अच्छा, वो वाला मिट्टी वाला ये मिट्टी ये इसको साफ़ करके रखा है। इसको ऐसे ही साफ़ करके रखना पड़ता है। तो ये मिट्टी वाला है, इसको हमने कल ही तोड़ के ला रखा है। तो अभी हम साफ़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं इसकी। अभी ये जंगलों में जाना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए। तो उसके बाद ही उसको, ये नहीं कि हमें ऐसा भी नहीं होता कि हमें एक दिन के कभी कभी 5 पीस भी नहीं मिलता है, कभी कभी 2 पीस ही मिलता है पूरे दिन भर का। कभी हो सके तो 10-15 पीस भी मिल जाते हैं। इतना मुश्किल होता है उसको ढूंढना सर। आप अपना पूरा सामान लेके ऊपर टेंट वगैरह? हाँ, हम पूरा सामान लेके, हमने खाने पीने का जो सामान होता है पूरा लेके, हमें टेंट लेके वहाँ गए थे हम। अच्छा। हमें 1 हफ्ता हो गया। तो इस बार इसकी फसल इतनी अच्छी नहीं है सर। अच्छा। तो इसलिए हम जल्दी आ गए। पिछले बार तक इसका रेट जो है 10 के आसपास में था, 10 लाख के आसपास में 1 किलो का। 1 किलो का 10 लाख के आसपास। सर ये काफ़ी मुश्किल भी होता है, इसलिए थोड़ा महंगा है, ढूंढना ही मुश्किल है इसको। तो जब हम जाते हैं तो जैसे हमारा ये मरतोली गांव था, हम अपने ही जंगल में जाते हैं, अदर जंगल में नहीं जाएंगे हम। तो लोग जैसे हम मरतोली वाले मरतोली के जंगल में गए, लासपा वाले लासपा, मीलम वाले मीलम, अपने जंगलों में हम दूसरे को नहीं आने देते हैं। जैसे हमारे वन पंचायत है तो इसका भी हम पैसा देते हैं। जैसे हम रसीद काटते हैं, इसका भी हम वन पंचायत में इसके पैसे भी जमा करते हैं। जैसे हम अपने जंगल से गए, जितने लोग भी गए, तो ये नहीं कि हमारे कोष भी बढ़े, तो उसका हम वन पंचायत में 500 रुपया है, चाहे 1000 रुपया, जितना भी हमारा वो है, हम उसका भी वो करते हैं, रसीद काटते हैं। और बाहर इसकी क्या वैल्यू होगी जो बाहर की मार्केट में बिकता है, कुछ अंदाजे से बताएं तो? सर बाहर की मार्केट में होगा ये शायद में 20 से ऊपर ही होगा, 20 लाख से ऊपर होगा इसके बाहर मार्केट में इसकी कॉस्ट। इस तरह से सर एक बार मिट्टी को फिर इस तरह से ब्रश से इसको साफ़ करना पड़ता है। देख, इस तरह से साफ़ करके, नहीं तो ये काला पड़ जाएंगे। अगर ये काले पड़ गए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बर्फ़ के नीचे होता है सर ये। जैसे बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ के नीचे पैदा होते ही है। जैसे बर्फ़ पिघलते रहेंगे ये अपने आप ऊपर आते रहेंगे। अच्छा। तो हमने तो इसके जो कीड़े देखे, तो इसके जिंदे कीड़े भी देखे हैं सर। इसमें से निकलते हुए कीड़े भी देख रखे हैं हमने। उसके वाइट रंग के होते हैं, उसी में से निकलते हुए कीड़े भी देखे हमने। कितने बार हमने लाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाया वो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, मौसम चेंज हो रहा है, हाँ, तो इसमें भी फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है जरूर सर। नहीं मिल रहा है इतना? नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार तक, क्योंकि बर्फ़ टाइम पे नहीं हो रहा सर, बर्फ़ टाइम पे नहीं पड़ रहा हो। जब दिसंबर जनवरी में बर्फ़ पड़े तो काफ़ी, उस टाइम का बर्फ़ काफ़ी ठोस होता है, अच्छा भी होता है, और ग्लेशियर भी रहता है, उससे बने रहता है हमेशा, एक ठंडा तापमान बने रहता है। जो अप्रैल मई में ये बर्फ़ गिरा उसका कोई वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि ग्लेशियर भी पिघल रहा है। जो ग्लेशियर बनता था नवंबर दिसंबर के बर्फ़ से, वो भी नहीं हो पा रहा है। पहले हम सर 2-2, 3-3 फीट बर्फ़ में चल के जाते थे। आज हम जो है जूता पहन के, इतने बड़े गमबूट पहन के, आज हम चप्पल में ही जा रहे हैं वहाँ पे। उतना फ़र्क पड़ गया सर उससे ना। प्रदूषण हो रहा है, चाहे किसी से भी उतना वो हो रहा है, हर चीज़ से। आज गाड़ी की सुविधा है, फिर भी काफ़ी टूरिज्म भी आ रहे, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे अब बिजली आ रही है, टावर लगेंगे, यहाँ तक गाड़ी आएंगी, तो लोग भी काफ़ी आएंगे। और ये गांव एक बार और फिर बसेगा सर। जितने भी इस बहली में 12 गांव है, 12-13 गांव है, ये
पूरी तरह से और पूरा बसेगा एक दिन और काफ़ी चहल पहल रहेगी यहाँ की। बढ़िया सर। इस गांव से नंदा देवी बेस कैंप ट्रैक के लिए रास्ता निकलता है और नंदा देवी पीक को यहाँ पे गॉडेस के रूप में पूजा जाता है। नंदा देवी यहाँ की कुल देवी हैं और एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है ऊपर नंदा देवी जी का बना हुआ। तो मैं उसी मंदिर में जा रहा हूँ और अगर आप लकी हुए तो वहाँ से आपको सामने नंदा देवी पीक भी दिखाई देती है। तो देखते हैं कि हमें पीक दिखाई देती है कि नहीं। तो यहाँ मंदिर के एकदम सामने नंदा देवी पीक दिखाई देती है, पर इस वक्त थोड़ा बादलों में ढकी हुई है तो अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। पर जब एकदम क्लियर होता है तो बहुत ही यहाँ से बहुत ही शानदार पीक का नज़ारा दिखता है। तो शायद मैं शाम को आऊँगा, अगर शाम को मौसम क्लियर हुआ तो यहाँ से आपको नंदा देवी के दर्शन कराता हूँ। सो फाइनली नंदा देवी पीक मेरे सामने है, बिना किसी क्लाउड्स के एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू है आज। और जो बर्फ़ की सबसे ऊंची चोटी आपको पीछे दिख रही है वो है नंदा देवी और उसी के साथ में है सुनंदा देवी। अब मैं मरतोली गांव से मीलम गांव की ओर जा रहा हूं, जो कि जोहार वैली का सबसे बड़ा गांव है। यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है। अगर कोई गाड़ी मिले तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वहां दूर उन पहाड़ियों के पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा होगा वो है मीलम गांव का रास्ता। तो वहां जाना है, देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं।
तो ऊपर इस पहाड़ के टॉप से आया था मैं, वहाँ मरतोली गांव, और अब मुझे पैदल जाना है मीलम तक। फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई मीलम तक, अब इसी में सफ़र होगा। अरे बाबा, आप भी मीलम तक? तो मिलन से आए थे, अच्छा आए थे, फिर वापस हो रहे। कभी ये जोहार वैली का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। यहाँ करीब 500 फैमिलीज रहा करती थी और इंडिया तिब्बत ट्रेड का ये इंपॉर्टेंट सेंटर था। लेकिन आज ये गोस्ट विलेज है। ये है मिलम गांव। आप अभी क्या कर रहे हैं अभी? हम ये जिम्बू बोल रहे भैया। जिब्बू? हाँ, अच्छा, इसको बोलेंगे। बुराई इसका कैसे खाते हैं, क्या होता है? ये छोंक में जाता है। छौंक में? हाँ, छौंक लगाना है, जैसे आलू दाल में छोंक में अच्छा लगता है। यहाँ केवल 6 महीने का ही हुआ ये, 6 महीने का, 6 उसके बाद घर जाएंगे, फिर 6 महीने घर बिताएंगे, फिर और आएंगे। आपको क्या लगता है अभी गांव में लोग आ रहे हैं वापस, अब टूरिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे? अब आएंगे, क्योंकि अब ये रोड कट गया ना। अब ये धीरे धीरे रोड सही हो जाएगा तो ये टोटल आ जाएंगे। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा ही लगता है यार, मन लगता है यहाँ पे? हाँ, क्या करें फिर, पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। रंगीलो मिलम हरियाली बुक्याला दर्शन दीजा हो यो भूमि भूम्याल पूरब दिशा में होला बिल्जू की धार पश्चिम दिशा में हरदोली त्रिशोली दर्शन दीजा हो यो
भूमि भूम्याल। जैसा भी है ना, यहाँ कुछ भी ना खाओ, थोड़ा भी खाओ तो पेट फुल ही रहता है। यहाँ ज़्यादा भूख ही नहीं लगती। यहाँ आपको पता, आप भी तो ऐसे समझ रहे होगे। पानी, यहाँ का पानी में बल ना 1 पाव दूध के बराबर ताकत है। बल सोचा है ना, झूठ है, मैं नहीं कर सकती हूँ। 1 पाव दूध के बराबर ताकत है बल यहाँ की पानी में, ऐसे ही कहते हैं लोग बात। तो इस वक्त हम निकले हैं मिलम गांव से मिलम ग्लेशियर ट्रैक के लिए, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है और वहीं से ही गौरी गंगा नदी का ओरिजिन है। तो चलिए चलते हैं उस ट्रैक की ओर। इस वक्त हम लगभग 4000 मीटर ऑल्टीट्यूड में हैं और इस ऑल्टीट्यूड में आते ही ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे आपको सिर्फ ये छोटे छोटे श्रब्स मिलेंगे और जितना हम आगे जाते जाएंगे, जितना ऑल्टीट्यूड गेन करते जाएंगे और तब ये श्रब्स भी ख़त्म हो जाएंगे और तब एकदम बंजर जैसे पहाड़ होंगे। And just look at this creation of nature. कितना सुंदर पत्थर है ये। वाह। तो लगभग आधा ट्रैक हमने पूरा कर दिया है और इस ट्रैक में आपको बहुत खूबसूरत पीक्स दिखाई देती हैं। मेरे पीछे जो आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं वो जो त्रिशूल की शेप में है वो है माउंट त्रिशूली और इसी के साथ में जो पॉइंटेड पीक है वो है माउंट हरदोई और उसके नीचे जो है जो रेतीला सा इलाका है वो है मिलम ग्लेशियर और हमें वहीं तक जाना है। तो चलिए चलते हैं। कुछ देर बाद इस सुनसान हिमालय विस्तार में अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। ये थे भरल, हिमालय के ब्लू शीप। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया
और मैं बस उन्हें निहारता रह गया। हिमालय के ये ग्लेशियर हजारों सालों से यहाँ मौजूद हैं। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। ये लगभग 18 किलोमीटर लंबा और 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गौरी गंगा का ओरिजिन भी इसी जगह से होता है। तो आपको जो मेरे पीछे ये मिट्टी के पहाड़ दिख रहे हैं, इसके नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। हवा के कारण यहाँ पे पत्थर और मिट्टी गिरती रहती है तो बर्फ उसके नीचे दब जाती है। तो ये पूरे विशाल एक ग्लेशियर के रूप में यहाँ पे जमा हो रखा है। तो फाइनली हम पहुंच गए मिलम ग्लेशियर। सो दिस इज़ द माउथ ऑफ मिलम ग्लेशियर और यहीं से ही गौरी गंगा नदी निकल रही है। और मेरे पीछे दीज आर ह्यूज चंक्स ऑफ आइस जो कि मिट्टी से ढके हुए हैं। द ओनली सैड पार्ट इज़ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर हर साल पीछे खिसकता जा रहा है और बाकी बहुत ही सुंदर जगह है। शहरों में अक्सर हम समय के पीछे भागते हैं। ऊंची इमारतें, क्राउडेड रोड्स और अनलिमिटेड सुविधाओं के बीच भी मन कहीं ना कहीं सुकून तलाशता रहता है। वहीं इन पहाड़ों के बीच बसे इन गांवों में जहां जीवन की रफ्तार धीमी है, लोग शायद कम चीज़ों के साथ जीते हैं। और जब हम कम चीज़ों के साथ जीते हैं तो हमारी ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं और हर छोटी सी चीज़ बड़ी खुशी दे जाती है।